ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम पढ़ने लगे हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब आप कहते हैं कि यार आप माशाल्लाह डॉक्टर बन गए हो किर्गिस्तान से, और आप इसकी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की वार्ड में बैठे हुए हो। ठीक है। तो जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की वार्ड है, आप उसमें माशाल्लाह बैठे हुए हो और आपके पास दो मरीज आ जाते हैं। एक मरीज कौन सा है? उसका नाम है शकील, और दूसरे का नाम क्या है? शकील है। ठीक है, तो दो मरीज आपके पास आ गए हैं और आप माशाल्लाह वार्ड में बैठे हो। और एक जो शकील साहब है, शकील आपसे आपसे ये कहता है कि डॉक्टर साहब, जब मैं खाना खाता हूँ जब मैं खाना खाता हूँ तो क्या होता है? जब मैं खाना खाता हूँ तो बहुत शदीद पेन होता है। ठीक है, क्या होता है? एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। जब मैं खाना खाता हूँ तो एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। उसके बाद जो शकीला है, ठीक है, जो आपकी सेकंड पेशेंट है, शकीला। ठीक है, वो क्या कहती है? जो शकीला है वो कहती है कि डॉक्टर साहब, जब मैं खाना खा लेती हूँ तब जब मैं मुझे भूख लगती है तो पेन होती है, लेकिन जब मैं खाना खाती हूँ तो पेन ठीक हो जाती है। ठीक है, तो एपिगैस्ट्रिक पेन ड्यूरिंग ड्यूरिंग मील, जब मैं खाता हूं तो पेन होती है। ये कौन कह रहा है? शकील कह रहा है। और जब मैं खाना खा लेती हूँ, ठीक है, जब मैं खाना खा रही होती हूँ तो पेन ठीक हो जाती है, लेकिन जब मुझे भूख लगती है तो फिर क्या होता है? फिर पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट प्रेंडियली। ठीक है, पोस्ट प्रेंडियली। पोस्ट प्रेंडियली का मतलब क्या है? कि खाने के बाद। ठीक है, खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल पेन होती है। मतलब जब मैं खाना खा लेती हूँ तो बाद में पेन होती है, या जब मैं खाना खा रही होती हूँ तब पेन ठीक होती है, लेकिन बाद में जब मैं खा लेती हूँ तो पेन हो रही होती है। तो अब हम जरा इन मरीजों का देखते हैं कि इन मरीजों को क्या मसला है। तो इन मरीजों को अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें मतलब क्या क्या हम चीजें हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखना है, कि फिर हमें इन मरीजों की समझ आएगी कि इनको क्या मसला है। तो देखो, जो हमारा आज का टॉपिक है, डेट इज योर पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब अल्सर की वैसे तो एक पूरी एटियोलॉजी है, पूरी मतलब ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अल्सर का फिलहाल आप यही याद रख लो कि अल्सर हम किसको कहते हैं? अल्सर हम कहते हैं जख्म को। ठीक है, अगर हमारी जीआईटी में किसी जगह पे जख्म हो जाए तो इसको हम कहते हैं अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज में दो चीजें आती हैं। दो चीजें कौन सी आती हैं? कि फर्ज करो एक बंदा है और उसके मैदे में जख्म हो गया। अगर उसके स्टमक में जख्म हो गया तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। और अगर उसके ड्यूडिनम में अल्सर हो गया, अगर उसके ड्यूडिनम में कोई जख्म हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ड्यूडिनल अल्सर। अब सबसे पहले जो हमारा पहली चीज है, डेट इज योर गैस्ट्रिक अल्सर। डेट इज योर गैस्ट्रिक अल्सर। अब गैस्ट्रिक अल्सर हम किसको कहेंगे? गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? स्टमक। और अल्सर का मतलब क्या होता है? जख्म। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि यार जो मरीज है उसके मैदे में जख्म हो गया। और जो आपका दूसरा मरीज है, फर्ज करो दूसरी इसकी जो टाइप है, डेट इज योर ड्यूडिनल अल्सर। कि जो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम में क्या हो गया? अल्सर हो गया, उसमें एक जख्म बन चुका है। अब ये तो हो गया एक बिल्कुल ABC है, बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमने इसमें पढ़ना क्या है? हम हमारे जो काम की बातें वो क्या है? तो इसमें आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर जी से स्टार्ट हो रहा है। तो जी से आपने कहना है कि इसकी पेन क्या हो जाती है? ग्रेटर हो जाती है। इसकी पेन क्या हो जाती है? ग्रेटर हो जाती है विद मील। जब जब जो गैस्ट्रिक अल्सर का मरीज होगा, जब ये खाना खाएगा तो उसकी जो पेन होगी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। उसकी पेन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और जाहिर बात है, जब वो खाना खाता है तो उसको पेन होती है। तो जो जाहिर बात है कि अगर वो खाना खाने पे उसको पेन होती है तो खाना कम खाएगा या ज्यादा खाएगा? कम खाएगा। यार आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत शदीद खांसी लगी हुई है, इसलिए ज्यादा बोला नहीं जा रहा। तो बस थोड़ा बर्दाश्त कर लें, इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाएगा। अच्छा, जो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है? कि इट इज ग्रेटर विद मील। जब बंदा खाना खाता है तो इसकी पेन ज्यादा हो जाती है। इसकी पेन क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। अब जाहिरी बात है, जब वो खाना खाएगा तो उसकी पेन क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो इसमें क्या होगा? वो खाना कम खाएगा, जाहिरी बात है वो खाना कम खाएगा। जब खाना कम खाएगा तो उसका क्या होगा? वेट लॉस होगा। ठीक है, उसका क्या होगा? वेट लॉस होगा। ठीक है, तो इसमें जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, इसमें एक तो वेट लॉस होता है, और जो इसमें सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें क्या होता है? जब ये खाना खाता है मरीज तो इसकी पेन ज्यादा हो जाती है। जब ये खाना खाता है मरीज तो इसकी पेन क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और इसका क्या होगा? वजन कम होगा। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो ड्यूडिनल अल्सर है डी से स्टार्ट हो रहा है। तो डी से आपने क्या याद रखना है? कि यार इसमें जब वो मरीज खाना खाएगा ना तो पेन कम हो जाएगी। पेन क्या हो जाएगी? डी से डिक्रीज और डी से ड्यूडिनल अल्सर। तो जो ड्यूडिनल अल्सर है इसमें क्या हो जाती है? डिक्रीज पेन हो जाती है ड्यूरिंग ड्यूरिंग मील। मतलब कि जब मरीज खाना खाएगा तो उसकी पेन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पेन उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जाहिर बात है वो पेन को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाएगा। जब वो ज्यादा से ज्यादा खाएगा तो उसमें क्या होगा? वेट गेन होगा। ये सबसे अहम पॉइंट है, जो कि क्लिनिकली सबसे ज्यादा मतलब अहम पॉइंट है।
कि जो ड्यूडनल अल्सर होता है इसमें जब मरीज खाना खाता है तो पेन कम हो जाती है, जब उसे भूख लगती है तो पेन ज्यादा हो जाती है। और जो आपका मैदे का जख्म है उसमें क्या होता है, जब वो खाना खाता है तो इसमें क्या होता है, उसमें पेन ज्यादा हो जाती है और उसमें वेट लॉस होता है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि एच पाइलोरी, जो हमने कल उसमें कल तो नहीं खैर पढ़ा था, सैटरडे को हमने पढ़ा था कि जो एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया के मतलब 70% चांसेस हैं, 70% जो इंसिडेंट्स है एच पाइलोरी के, इट कैन कॉज गैस्ट्रिक अल्सर। कि अगर एक मरीज है, मतलब 100 बंदे को अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें 70 बंदों को क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा। एच पाइलोरी के 70% चांसेस है कि वो गैस्ट्रिक अल्सर में आगे कन्वर्ट हो जाए। और जो आपका ड्यूडनल अल्सर है, ड्यूडनल अल्सर में कितने चांसेस है उसके, 90% चांसेस है। कितने परसेंट चांसेस है जी, 90% चांसेस है। इसकी रीजन मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था कि जो ड्यूडनल अल्सर होता है ये होता क्यों है, आपके ड्यूडनम में अल्सर क्यों बनता है, क्यों फर्ज करो कि अगर आपकी स्टमक में एसिड ज्यादा बन रहा है, अगर आपकी स्टमक में एसिड ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा एसिड आपके ड्यूडनम में आएगा। जब ज्यादा एसिड ड्यूडनम में आएगा तो क्या होगा कि आपका ड्यूडनम में जख्म हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि यार एसिड क्यों ज्यादा बन रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि जो एच पाइलोरी होता है, ठीक है, जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, एच पाइलोरी आपकी स्टमक में जाता है और क्या करता है, एंट्रम में जाके बैठ जाता है, जो स्टमक का एंट्रम होता है उसमें जाके बैठ जाता है। और क्या करता है ये, सोमैटोस्टेटिन को कम कर देता है। सोमैटोस्टेटिन को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। जब सोमैटोस्टेटिन कम होता है तो क्या होता है, हमारा जो गैस्ट्रिन है वो ज्यादा हो जाता है, हमारा गैस्ट्रिन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जब गैस्ट्रिन ज्यादा होता है तो क्या होता है, हमारा जो HCl है वो भी ज्यादा होता है। जब HCl ज्यादा आएगा, ज्यादा HCl बनेगा, ज्यादा HCl हमारे ड्यूडनल में जाएगा तो क्या होगा, हमें ड्यूडनल अल्सर हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, ड्यूडनल अल्सर। तो अगर एक बंदा है, मतलब उसको अगर उसको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो उसमें 90% उसके चांसेस है कि उसमें ड्यूडनल अल्सर हो सकता है, लेकिन 70% किसके चांसेस है कि उसमें गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। उसके बाद आप कहते हैं कि यार इसका मैकेनिज्म क्या है, कि किस वजह से ये अल्सर होते हैं, तो इसको जरा हम समझ लेते हैं। देखो, फर्ज करो कि ये क्या है, आपकी स्टमक है, ठीक है, ये क्या है, आपकी स्टमक है। और माशाल्लाह हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्टमक होती है, स्टमक के अंदर एक हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने, देखो, हमारी स्टमक में क्या होता है, हमारे स्टमक में पेप्सिन होता है। अब ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डिजेस्ट करता है। हमने ये 9th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था, FSC में पढ़ा था कि यार जो पेप्सिन है ये हमारी स्टमक की दीवारों को क्यों नहीं डिजेस्ट करता। इसका रीजन ये है कि हमारी जो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग होती है, इसके इर्द गिर्द एक म्यूकस की लेयर होती है, और जो कि पेप्सिन को उसके ऊपर काम नहीं करने देती। अब आप कहते हैं कि यार फर्ज करो कि जो ये म्यूकस की लेयर है ये थिन हो गई है, म्यूकस की लेयर कम हो गई है, तो इससे होगा क्या कि एक तो पेप्सिन हमारी जो स्टमक की वाल है उस पर एक्ट कर सकता है। अगर पेप्सिन नहीं करेगा तो जो HCl है, क्योंकि हमारी स्टमक में क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिड होता है, तो जो एसिड होगा, एसिड भी हमारी स्टमक को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। एसिड भी क्या कर सकता है, हमारी स्टमक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जाहिर बात है, अगर एसिड ज्यादा है और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कम है, प्रोटेक्शन कम है, तो क्या होगा कि हमारी मैदे में जख्म हो जाएंगे और इसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, तो इस उसने लिखा हुआ है कि डिक्रीज म्यूकोजल प्रोटेक्शन, कि इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, डिक्रीज म्यूकोजल प्रोटेक्शन, डिक्रीज म्यूकोजल प्रोटेक्शन है। उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ चलें तो जो हमारा ड्यूडिनल अल्सर है, अब ड्यूडिनल अल्सर में एक तो हो गया कि यहाँ तो जो ड्यूडिनम है उसका म्यूकोजल प्रोटेक्शन कम हो जाएगी। अब ये आप मुझे बताएंगे कि इसमें म्यूकोजल प्रोटेक्शन कैसे कम होगी। आपने मुझे ये बताना है कि कौन सी ऐसी चीज है कि जब हमारा एसिडिक कायम हमारे ड्यूडिनम में आता है तो कौन सी ऐसी चीज रिलीज होती है कि जो एसिडिक कायम है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है जी। एक तो म्यूकोजल प्रोटेक्शन कम हो गई है, ठीक है, एक तो क्या हो गई है, म्यूकोजल प्रोटेक्शन कम हो गई है। या फिर क्या होता है, या फिर क्या होता है कि हमारे पास एसिड ज्यादा बन रहा है। अब एसिड क्यों ज्यादा बन रहा है ये तो हमें समझ आ गई कि एच पाइलोरी की वजह से बन रहा है। जो एच पाइलोरी है इसकी वजह से हमारे पास क्या बन रहा है, एसिड ज्यादा बन रहा है। तो जाहिर बात है अगर एसिड ज्यादा है तो म्यूकोजल प्रोटेक्शन कम है तो क्या होगा, हमें ड्यूडनल अल्सर हो जाएंगे। अब सारे माशाल्लाह बता रहे हैं जी बाइकार्बोनेट करते हैं, बाइकार्बोनेट करते हैं, लेकिन जो बाइकार्बोनेट होते हैं ये आते कहाँ से, ये पैंक्रियाज से ही आते हैं ना। तो अगर हम अच्छा मुझे आपने ये सोच के बताना है, अगर एक बंदा है और उसको पैंक्रियाटिक इनसुफिशियंसी है, उसका पैंक्रियाज नहीं काम कर रहा, उसमें ड्यूडनल अल्सर होने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे, यस और नो जी। यस डॉक्टर अदनान, एक्सीलेंट, उसमें ड्यूडनल अल्सर के चांसेस होंगे। क्यों, हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है कि जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज बाइकार्बोनेट बनाता है, बाइकार्बोनेट हमारे ड्यूडनम में जाते हैं, और ड्यूडनम क्या करता है, फिर ड्यूडनम जो हमारा एसिड पीछे से आ रहा होता है स्टमक से, उसको वो न्यूट्रलाइज करते हैं। अब जाहिर बात है कि अगर हमारा पेंक्रियाज ही काम नहीं करेगा, बाइकार्बोनेट नहीं बनेंगे, जब बाइकार्बोनेट नहीं बनेंगे तो क्या होगा,
कि हमारा जो एसिड है, एसिड हमारे ड्यूडनम को तबाह बर्बाद कर देगा। तो उससे क्या होगा, हमें ड्यूडनल अल्सर हो सकते हैं। उसके अलावा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमें ड्यूडनल ड्यूडनल अल्सर क्यों बनते हैं, दैट इज योर ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। दैट इज योर ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। जो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें होता है गैस्ट्रिनोमा। ठीक है, इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिनोमा मतलब कि जो गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है उनका क्या होता है, ट्यूमर होता है। कि मैंने आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाया था। तो जब गैस्ट्रिनोमा होगा, क्या होगा, हमारे एसिड बहुत ज्यादा बनेगा। जाहिर बात है, अगर एंट्रम में बहुत ज्यादा एसिड बनेगा, अगर एसिड ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, एसिड हमारे उधर ड्यूडनम में ज्यादा आएगा और क्या होगा, ड्यूडनम में अल्सर हो जाएगा। ठीक है, ड्यूडनम में क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। माशाल्लाह डॉक्टर निम्रा जफर पूछ रही हैं जी कि अगर पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा तो ब्रूनर ग्लैंड भी तो है। देखिए ब्रूनर ग्लैंड है, लेकिन जो एक मतलब उसकी, देखिए आप वही बात होगी ना कि आपके दो बाजू हैं। अगर एक बाजू को हम काट दें तो आप सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो यही बात है कि अगर आप पेंक्रियाज को बंद कर दोगे, सिर्फ आपके ब्रूनर ग्लैंड कितना कि उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। तो जो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपको ड्यूडनल अल्सर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जो ड्यूडनल अल्सर होता है ये जनरली बिनाइन होता है, मतलब इसका ज्यादा हमें खतरा नहीं होता, ये आगे कैंसर में डेवलप नहीं होता। जो ड्यूडनल अल्सर होता है ये कैंसर में डेवलप नहीं होता। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन जो अल्सर है वो कौन सा है, वो ड्यूडनल अल्सर है। अब क्योंकि हमारे माशाल्लाह हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों बहुत आगे हैं स्पाइसी फूड खाने में। तो जब हम ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, मैंने आपको ये बात समझाई भी थी कि जब हम ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो क्या होता है कि हमारी स्टमक में इरिटेशन होती है। जब हमारी स्टमक में इरिटेशन होती है तो हमारी स्टमक उसको कॉप करने के लिए ज्यादा एसिड बनाती है। जब ज्यादा एसिड बनाती है तो हमारी स्टमक और ड्यूडनम में क्या हो जाता है, ज्यादा अल्सर बनते हैं। अब हमें पता है कि यार जो हमारा जब एसिड ज्यादा होता है ना, तो एसिड जब ज्यादा होगा तो हमारे ड्यूडनम में ज्यादा एसिड जाएगा और क्या होगा, हमें ड्यूडनल अल्सर होगा। इस वजह से पाकिस्तान में, क्योंकि हम स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, हम ऑयली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, जिससे एसिड ज्यादा बनता है। एसिड ज्यादा बनने से पाकिस्तान के आप अक्सर मरीज देखोगे कि उनमें ड्यूडनल अल्सर बहुत कॉमन होता है। ड्यूडनल अल्सर क्या आता है, बहुत कॉमन होता है। और वो आपको अक्सर ये शिकायत करेंगे कि डॉक्टर साहब, जब मैं खाना खाता हूँ या खाती हूँ तो पेन कम हो जाती है, लेकिन बाद में पता नहीं पेन होती रहती है यहाँ पे। मुझे कोई दिल का मसला तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम की ये बड़ा एक है कि कोई भी मसला हो जाए उनको ये सबसे पहले लगना शुरू हो जाता है कि यार मुझे कोई दिल का मसला हो गया। ठीक है, तो जो एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, एपिगैस्ट्रिक पेन के बहुत ज्यादा रीजन होते हैं, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि जो एपिगैस्ट्रिक पेन होती है इसके क्या क्या रीजन होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो ड्यूडनल अल्सर है इसकी भी एपिगैस्ट्रिक में आपको पेन होगी, जलन सी होगी। ठीक है, और काफी शदीद पेन भी होती है। लेकिन ये पेन मोस्टली आपको तब होगी जब आप भूखे रहोगे, और ये मोस्टली रमजान में होती है। जब मतलब जो मरीज होता है जब वो रोजे रखता है तो जाहिर बात है, जब वो रोजे रखेगा तो उससे फिर ये क्या होगी, ज्यादा पेन होगी। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसकी हम मतलब ये एक तो ये क्या होता है, बिनाइन होता है। तो मोस्टली ये बिनाइन होता है और इसकी हम बायोप्सी नहीं करते। ठीक है, इसकी हम क्या क्या नहीं करते, इसकी हम मोस्टली बायोप्सी नहीं करते। लेकिन जो आपका दूसरा है, जो मैदे का है जख्म, वो क्या होता है, वो मोस्टली मेलिग्नेंट होता है। इट कैन डेवलप टू, ठीक है, इट कैन कन्वर्ट टू कार्सिनोमा। इट कैन कन्वर्ट टू कार्सिनोमा, जो आपका गैस्ट्रिक कैंसर है, इट कैन कन्वर्ट टू कार्सिनोमा। और इसकी हम बायोप्सी करते हैं। अगर आपके पास कोई मरीज आ गया है और उसमें मैदे का अल्सर है, तो आपने उसकी एंडोस्कोपी करके उसका लाजमी आपने बायोप्सी करनी होती है। ठीक है, तो इसमें बायोप्सी नेसेसरी होती है, लेकिन जो ड्यूडनल अल्सर है उसकी हम यूजुअली बायोप्सी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो आपका ड्यूडनल अल्सर है वो आगे कैंसर में डेवलप नहीं होता, लेकिन जो आपका गैस्ट्रिक है ये आगे कैंसर में डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो ये एक टेबल है, और पथोमा वाले ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ, लेकिन फर्स्ट एड वाले ने तो एक टेबल की फॉर्म में लिखा है। तो मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताएं, समझ आई है यहाँ तक? देखो आज मेरी आवाज बिल्कुल सही तरीके से नहीं निकल रही और बिल्कुल एनर्जी भी लो है, लेकिन बस थोड़ा बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह कल से ठीक हो जाएगा। चलें जी, तकरीबन डॉक्टर आशा, डॉक्टर सैयद आसिम और तकरीबन सबको समझ आ गई है। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं कि यार एक मरीज है, बल्कि मुझे पहले ये बताएं ना कि शकील को क्या मसला है और शकीला को क्या मसला है। डायग्नोज तो बता दें, शकील को क्या मसला है और शकीला को क्या मसला है। शकीला को पोस्ट प्रेंडियल पेन होती थी, खाना खाने के बाद पेन होती थी। और जो शकील है उसको खाना खाने के दौरान पेन होती थी जी। डॉक्टर अदनान एक्सीलेंट। जो आपका गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर का मरीज कौन है, आपका शकील है। और जो शकीला है उसको क्या है, ड्यूडिनल अल्सर है, उसको क्या है, ड्यूडिनल अल्सर है। एक्सीलेंट, तकरीबन सारे सही बता रहे हैं। अच्छा हम आगे चलते हैं। अब आगे जरा हम चलते हैं और हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की कि एक बंदा है और उसको जख्म तो हो गया, उसको अल्सर तो हो गया, ड्यूडनम में हो गया या उसमें कहीं पे भी अल्सर हो गया।
ठीक है, लेकिन उसमें अब हम ये देखते हैं कि उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्या क्या मसले का मसाइल का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेमरेज। ठीक है, अब ये मैंने आपको बातें पहले भी पढ़ाई थी, लेकिन फिलहाल मैं आपके जरा टेस्ट ले लेता हूँ कि आपको पिछला कितना याद है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यार जो आपकी स्टमक होती है, ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक का ये क्या है, ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है, और ये क्या है, आपका लेसर कर्वेचर है। अब पहले तो मुझे ये बताएं कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अल्सर, स्टमक में सबसे ज्यादा अल्सर किस जगह पे बनता है? जी डॉक्टर काशिफ एक्सीलेंट, बाकी माशाल्लाह लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी बता रहे हैं, पहले ही बता रहे हैं। देखें, सबसे ज्यादा अल्सर आपकी स्टमक में किस जगह पे बनता है? तो आपने कहना है लेसर कर्वेचर, ये एक एमसीक्यूज है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर की मोस्ट कॉमन साइट क्या है? दैट इज योर लेसर कर्वेचर। मतलब यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, ये तो होगी एक बात। उसके बाद दूसरी बात, अब एक बंदा है और उसकी इतनी किस्मत खराब है कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर हुआ, उसने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, उसने कहा चलो छोड़ो खुद ही सही हो जाएगा। अब जो वो उसका जख्म था, वो उसकी पूरी जितनी भी हमने पढ़ी थी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोसा, जितनी भी सारी चीजें थी, उन सबको इन्वॉल्व करके उसकी आर्टरी तक पहुंच गया, और उसको उसके पेट में ब्लीडिंग हो रही है, उसको हेमरेज हो गया। ठीक है, अब आपने मुझे ये बताना है कि उसकी कौन सी आर्टरी रप्चर हो सकती है। अगर उसको लेसर कर्वेचर का अल्सर है, तो उसकी कौन सी आर्टरी रप्चर हो सकती है? लेफ्ट कॉमन कहाँ से आ गई है? जी, डॉक्टर सैयद आसिम, डॉक्टर निमरा, डॉक्टर समीना तकरीबन सारे सही बता रहे हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि जो आपका लेसर कर्वेचर होता है, ये किस किस आर्टरी से सप्लाई होता है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ऐसे ही था ना, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब एक बंदा है और उसको यहाँ पे जख्म हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जख्म होता है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो आपका मोस्ट कॉमनली कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो अगर एक आपसे एमसीक्यूज, ये ना एनएलई का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कि अगर एक बंदा है और उसको लेसर कर्वेचर का अल्सर है, तो उसमें हेमरेज हो गया है। अब आपने मुझे ये बताना है कि कौन सी आर्टरी रप्चर हुई है। तो आपको, अगर आपने क्लासेस ली हुई है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि उसमें क्या होगा। उसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी क्या होगी? मोस्ट कॉमन होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी मोस्ट कॉमन होगी कि उसका रप्चर हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये अल्सर यहाँ पे डेवलप हो रहा था, तो ये इसने लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को भी इन्वॉल्व कर दिया। जब इसने लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को इन्वॉल्व किया, तो क्या हुआ? उसमें हेमरेज हो गया। तो हेमरेज की वजह से उसमें क्या होगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। तो इसको जरा हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है हेमरेज। हेमरेज में उसने लिखा हुआ है कि जो गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल है। अब ये उसने अच्छा, एक चीज इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें दो चीजें, और दो चीजें बड़ी कंफ्यूज करती हैं। देखो, सबसे पहली बात, जो ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, ड्यूडिनल अल्सर, आपको एक चीज तो पता चल गई कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है, ये सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ पे होता है? तो आपको पता चल गया कि यार ये लेसर कर्वेचर पे सबसे ज्यादा कॉमन होता है। लेकिन जो ड्यूडिनल अल्सर है, ये सबसे ज्यादा कॉमन किस वॉल पे होता है? तो इसको जरा लिख लें। जो ड्यूडिनल अल्सर है, इट इज मोस्ट कॉमन इन इंटीरियर वॉल ऑफ ड्यूडिनम। जो ड्यूडिनल अल्सर है, ये कहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है? इट इज मोस्ट कॉमन इन इंटीरियर वॉल। जो ड्यूडिनम की इंटीरियर वॉल होती है, उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें ड्यूडिनल अल्सर डेवलप हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? ड्यूडिनल अल्सर डेवलप हो जाएगा। किसमें? इंटीरियर वॉल में। ये एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यूज ये हो गया। दूसरा एमसीक्यूज देखो, अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है हेमरेज के हवाले से, ठीक है, इसने अल्सर के हवाले से नहीं लिखा, इसने हेमरेज के हवाले से लिखा हुआ है। और जो गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल है, इसमें हेमरेज में कौन सी दीवार के मतलब कौन सी वॉल के चांसेस ज्यादा होते हैं? दैट इज योर पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इंटीरियर। इस स्टेटमेंट को दोबारा सुन ले। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि अल्सर किस वॉल में सबसे कॉमन होता है, तो आपने कहना है इंटीरियर वॉल में। लेकिन अगर आपसे कहता है कि हेमरेज किस वॉल में कॉमन होता है, मतलब कहाँ पे अल्सर होगा, तो हेमरेज के सबसे ज्यादा चांसेस हैं ड्यूडनम में। तो आपने कहना है पोस्टीरियर में, और उसके बाद इंटीरियर में। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फर्ज करो ये क्या है, आपका ड्यूडिनम है, और ड्यूडिनम के पीछे से ना एक आर्टरी गुजर रही होती है इस तरह। मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ। मुझे बताना जरा इसका क्या नाम था? ड्यूडिनम के पीछे से एक आर्टरी गुजर रही होती है। जी डॉक्टर निमरा जफर और डॉक्टर काशिफ एक्सीलेंट, इसके पीछे से एक आर्टरी गुजर रही होती है, और इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। इसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। अब आपके पास एक मरीज आया है, ठीक है, आपके पास एक मरीज आया है और उसको हेमरेज हुआ है। उसको क्या हुआ है? उसको हेमरेज हुआ है, मतलब आसान लफ्जों में कि उसके पेट में ना बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है।
और उसको क्या था, उसको ड्यूडिनम का अल्सर था। उसको क्या था, ड्यूडिनम का अल्सर था पोस्टीरियर वाल पे। पोस्टीरियर वाल पे उसको ड्यूडिनम का अल्सर था। अगर आपसे ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि बताएं पोस्टीरियर वाल का अल्सर था और वो पेनिट्रेट कर गया, ठीक है, वो आगे स्प्रेड कर गया आर्टरी तक, तो कौन सी आर्टरी रप्चर होने की वजह से हेमरेज हुआ है? तो डॉक्टर नादिया, डॉक्टर तकरीबन सारे सही बता रहे हैं कि जो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी होगी, सर जो बुक पे मेंशन है वो इंटीरियर पोस्टीरियर ये अल्सर की बात हो रही है। अ, डॉक्टर आयशा देखें, मैं आपको बताता हूँ। जो अल्सर, जो आप पुराना एडिशन है, पुराने एडिशन में उन्होंने यही लिखा हुआ है हेमरेज के हवाले से, ठीक है, हेमरेज के हवाले से। हेमरेज में उसने ये लिखा हुआ है कि पोस्टीरियर के चांसेस, मैं आपको बुक से रीड भी करवाता हूँ, पोस्टीरियर में हेमरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंटीरियर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अल्सर कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, तो आपने कहना इंटीरियर वॉल पे, इसको लिख लेना, मैं आपको बुक पे भी दिखाता हूँ बाद में। अच्छा, अब फर्ज करो पोस्टीरियर वॉल का, फर्ज करो किसी को अल्सर है, तो कौन सी आर्टरी रप्चर होगी? दैट विल बी योर गैस्ट्रोड्यूडिनल, दैट विल बी योर गैस्ट्रोड्यूडिनल। ये एमसीक्यूज है। अब आपको यही उसने लिखा भी हुआ है कि अगर लेसर कर्वेचर पे अल्सर हो, ठीक है, अगर क्या हो, लेसर कर्वेचर पे अल्सर हो, तो एल से लेसर कर्वेचर और एल से कौन सी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडनम में हो, अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडनम में हो, तो क्या होगा, कौन सी आर्टरी आपकी रप्चर होगी? पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडिनम, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडिनम में अल्सर हो तो आपकी कौन सी आर्टरी रप्चर हो सकती है? दैट विल बी योर गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, दैट विल बी योर गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। और मुझे कोई बड़ा एक्सलेंट सा स्टूडेंट ये भी बता दे कि जो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी होती है ये किसकी ब्रांच होती है? जी, डॉक्टर अदनान, डॉक्टर काशिफ, कहाँ गए हैं सारे? बताएं जरा, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? यस, एक्सीलेंट, कॉमन हिपैटिक आर्टरी। जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी होती है उसकी आगे ब्रांच होती है आपकी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद आप कहते हैं कि यार जो ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब अगर अल्सर होता है तो अल्सर की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो उसका क्या हिसाब है? तो अगर मतलब फर्ज करो कोई बंदा है और उसका अल्सर की कोई एक कॉम्प्लिकेशन होती है ऑब्स्ट्रक्शन, इट कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसने लिखा हुआ है कि जो आपका पाइलोरिक चैनल है, ठीक है, इट कैन कॉज पाइलोरिक चैनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि जो पाइलोरिक चैनल है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। और इसके अलावा ड्यूडिनल, ठीक है, ड्यूडिनम की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या फिर किसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है? आपकी पाइलोरिक चैनल की। लेकिन इसके बाद सबसे अहम पॉइंट ये वाला है, दैट इज योर परफोरेशन, ठीक है। परफोरेशन, परफोरेशन का तो मतलब पता है ना, मतलब होल बना देना, ठीक है। तो परफोरेशन के जो अल्सर होता है, अगर अल्सर की एक कॉम्प्लिकेशन होती है परफोरेशन के, परफोरेट कर जाना, ठीक है। तो परफोरेशन का क्या हिसाब होगा? परफोरेशन में उसने ये लिखा हुआ है कि जो अल्सर है, इसके परफोरेशन में सबसे ज्यादा चांसेस किसके होंगे? दैट विल बी योर इंटीरियर, मतलब ड्यूडनम की अगर हम बात करें तो इंटीरियर वॉल में ज्यादा चांसेस होंगे एज कंपेयर टू पोस्टीरियर, ठीक है। ज्यादा चांसेस किसमें होंगे? इंटीरियर में एज कंपेयर टू पोस्टीरियर। तो उसने लिखा भी हुआ है कि इंटीरियर ड्यूडनल अल्सर कैन परफोरेट इनटू इंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी। ये अहम बात है। देखिए, इसमें क्या होगा कि जो आप फर्ज करो एक पेशेंट है और उसको इंटीरियर अब्डोमिनल, इसको उसको क्या था, इंटीरियर ड्यूडिनल वॉल का अल्सर था, उसके ड्यूडिनम में अल्सर था, और कहाँ पे अल्सर था? इंटीरियर वॉल पे। तो इंटीरियर ड्यूडिनल वॉल, इंटीरियर ड्यूडिनल वॉल में अल्सर था, लेकिन वो क्या, वो परफोरेट कर सकता है। अगर उसकी कॉम्प्लिकेशन आती है, हम अगर उसको ठीक नहीं करेंगे, तो इट विल बी परफोरेट इनटू, it will be perforate into interior abdominal cavity, interior abdominal cavity। तो जाहिर बात है कि अगर मतलब उसके इंटीरियर, अगर पोस्टीरियर में था तो हेमरेज होगा, अगर इंटीरियर वॉल में अल्सर है तो इंटीरियर अब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा। अगर इंटीरियर अब्डोमिनल कैविटी में आएगा तो इट विल लीड टू न्यूमोपेरिटोनियम, इट विल लीड टू न्यूमोपेरिटोनियम। अब इसका क्या मतलब होता है? न्यूमो का मतलब हमने पढ़ा भी था उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, न्यूमो का मतलब क्या होता है? एयर होता है। और पेरिटोनियम का मतलब क्या होता है? पेरिटोनियम कैविटी। तो जो पेरिटोनियम कैविटी है उसमें एयर भर जाएगी, उसमें क्या होगी? एयर भर जाएगी, तो आपको क्या होगा? आपको अब्डोमिन में एयर मिलेगी। नॉर्मली आपकी पेरिटोनियम में कोई एयर नहीं होती। आपकी मैं आपको ना एक्सरे भी दिखाता हूँ इसका। लेकिन फर्ज करो एक पेशेंट है और उसको जख्म हुआ इंटीरियर ड्यूडनम वॉल में, तो जब वो परफोरेट करेगा, जब उसमें वो सुराख हो जाएगा ड्यूडनम में, तो क्या होगा? आप जो सांस लोगे, ड्यूडनम में एयर किससे जाएगी? ड्यूडनम से एयर किस में जाएगी? आपकी अब्डोमिनल कैविटी में। और क्या होगा? आपकी अब्डोमिनल कैविटी में या पेरिटोनियम में क्या भर जाएगी? एयर भर जाएगी, और इसको हम कहते हैं न्यूमो पेरिटोनियम। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमो पेरिटोनियम कहते हैं। और बाकी उसने लिखा भी हुआ है कि इट में सी फ्री एयर अंडर द डायफ्राम। आप जब एक्सरे कराओगे तो एक्सरे में फर्ज करो ये डायफ्राम है, तो आपको ना
यहाँ करके ना एयर मिलेगी, ठीक है, इसका एक साइन भी होता है, ठीक है, मतलब यहाँ करके आपको एयर मिलेगी, तो डायफ्राम के नीचे आपको एयर मिलेगी। और मैंने आपको बताया भी था कि जो एक्सरे होता है, एक्सरे पे एयर किस कलर की नजर आ रही होती है, बताना जरा मुझे, शाबाश। जी डॉक्टर दनान आप सही कह रहे हैं, ड्यूडनल अगर ड्यूडनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो हमें डबल बबल साइन लास्ट में मिलेगा। जी जो एयर एक्सरे है, जो एक्सरे एक्सरे पे जो एयर होती है वो हमें ब्लैक नजर आती है, ठीक है, एक्सरे पे हमें हमेशा जो एयर है वो ब्लैक नजर आती है, तो ये याद रखना है। तो आपको अब्डोमिनल कैविटी में काफी ज्यादा एयर नजर आएगी ड्यू टू परफोरेशन, और परफोरेशन में सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, इंटीरियर के, ठीक है, इंटीरियर वॉल के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर के। लेकिन अगर आपसे कोई हेमरेज के हवाले से पूछे, तो हेमरेज में आपने कहना है कि पोस्टीरियर वॉल के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू इंटीरियर के। लेकिन अगर आपसे कोई और बंदा पूछे कि यार बताएं अल्सर कहाँ पे सबसे कॉमन होता है, तो आपने कहना है इंटीरियर वॉल पे अल्सर सबसे ज्यादा कॉमन होता है ड्यूडनम में। ठीक हो गया, तो ये आपने ये चीजें याद रखनी है। अच्छा, अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो न्यूमोपेरिटोनियम है, जो न्यूमोपेरिटोनियम है, इसमें क्या होगा, आपके जो डायफ्राम है इसके नीचे एयर भर जाएगी। न्यूमोपेरिटोनियम में क्या होगा, एयर भर जाएगी किसमें, डायफ्राम के नीचे, ठीक है, डायफ्राम के नीचे एयर भर जाएगी। अब डायफ्राम के नीचे जब एयर भरेगी तो क्या होगा, आपका जो डायफ्राम है वो इरिटेट होगा, ठीक है, डायफ्राम क्या होगा, इरिटेट होगा, डायफ्राम क्या होगा, इरिटेट होगा। अब मुझे शाबाश जल्दी से बता दें कि जो डायफ्राम होता है इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, कौन सी नर्व हमारे पास होती है जो डायफ्राम को सप्लाई करती है। यस, तो तकरीबन सारे लावे सही बता रहे हैं कि जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम हमारे पास कौन सी नर्व सप्लाई करती है, दैट इज योर फ्रीनिक नर्व, दैट इज योर फ्रीनिक नर्व, ठीक है, दैट इज योर फ्रीनिक नर्व। तो फ्रीनिक नर्व हमें क्या करती है, हमें डायफ्राम को सप्लाई करती है। और इसकी मैंने आपको रूट वैल्यू भी बताई थी, यस डॉक्टर द्रान एक्सलेंट, C3 C4 5, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि 3 4 5 कीप द डायफ्राम अलाइव, ये हमारे पास निमोनिक था। तो जो इसके रूट वैल्यू होती है वो C3 C4 C5 होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारी फ्रीनिक नर्व को सप्लाई करती है। और अब जाहिर बात है कि हमारे डायफ्राम के नीचे क्या हो गई है, एयर भर गई है, और क्या हो रहा है, हमारा डायफ्राम इरिटेट हो रहा है। अब क्या होगा कि डायफ्राम से जो पेन होगी वो रेडिएट करेगी, मतलब वो रेफर्ड होगी, रेफर्ड पेन कहाँ पे होगी, हमारे शोल्डर में। तो जब न्यूमोपेरिटोनियम होता है, जब हमारे पेरिटोनियम में एयर भरती है ना, ये याद रखना है, जब न्यूमोपेरिटोनियम होता है तो हमें रेफर्ड पेन होती है, ठीक है, हमें पेन पेट पे नहीं होती, हमारे कंधे दर्द करना शुरू कर देते हैं। रेफर्ड पेन टू शोल्डर, रेफर्ड पेन टू शोल्डर, इसकी रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू फ्रीनिक नर्व, इट इज ड्यू टू फ्रीनिक नर्व, फ्रीनिक नर्व की वजह से हमें रेफर्ड पेन होती है, मतलब पेन हमारे डायफ्राम से ऊपर जा रही होती है शोल्डर की तरफ, ठीक है, शोल्डर में पेन हो रही है, इसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन। तो ये इसमें बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद एक अब सबसे अहम बात, हाँ, आज की ये जो आप ऑब्स्ट्रक्शन परफोरेशन ये सारी बातें चाहे भूल जाना, लेकिन ये जो अभी मैं बात बताने लगा हूं ना, ये आपने नहीं भूलनी। अगर आप हाउस जॉब करोगे या अगर आप माशाल्लाह आगे एमओशिप करोगे, जो भी करोगे, तो आपके प्रोफेसर साहब आपसे एक क्वेश्चन लाजमी करेंगे, और वो क्वेश्चन यही होगा, उसको मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में आपको बताता हूँ, और इसको अपने दिमागों में बिठा लें और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ये समझ होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम इसके ना बात करते हैं। देखो, आपके पास ना जो ब्लीडिंग होती है, अब फर्ज करो एक मरीज है, ठीक है, एक मरीज है और उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, एक मरीज है और उसमें ब्लीडिंग हो रही है। अब आपके पास हम ना आसान लफ्जों में बात करते हैं। आपके पास एक मरीज आया है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं जब स्टूल पास करता हूँ या करती हूँ तो खून आ रहा है, स्टूल के साथ क्या आ रहा है, खून आ रहा है, मतलब ब्लड इन फीसिस है, ठीक है, ब्लड इन क्या है, फीसिस है, ओके। अब आप कहते हैं कि यार जाहिर बात है अगर इसमें ब्लड आ रहा है, इसके फीसिस में ब्लड आ रहा है, तो इसके इसके अंदर ना कोई जख्म होगा, इसकी जीआईटी में कोई ना कोई जख्म होगा। अब आपके पास कोई एंडोस्कोपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कैसे पता लगाओगे कि आया कि ये जो ब्लड है ये आपका लोअर जीआईटी से आ रहा है या अपर जीआईटी से आ रहा है। अब जो ब्लीडिंग होती है ना, ब्लीडिंग ब्लीडिंग की हम हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, मतलब कि हम हमें गैस करना होता है कि ये किस जगह से आ रहा है। जो ब्लीडिंग होती है वो अपर जीआई से आ सकती है, ठीक है, अपर जीआईटी से आ सकती है, अपर जीआई या फिर लोअर जीआई। अब आप सारे कहते हैं कि यार अपर जीआई और लोअर जीआई में क्या फर्क होता है, इसको जरा हम बाद में बात करते हैं। एक हमारे पास ना ड्यूडेनम में एक लिगामेंट होता है, उसको हम कहते हैं लिगामेंट ऑफ ट्राइड्स, मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम से, फिलहाल इसको समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपने नहीं भूलनी, बाकी सारी चाहे भूल जाना। देखो, जब ब्लीडिंग होती है तो अब आपके पास पेशेंट आया और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब जब मैं वॉशरूम यूज करता हूँ या करती हूँ तो खून आता है, ब्लड आता है, ब्लड विद स्टूल है, ठीक है। अब आप ये पता लगाना चाह रहे हैं कि यार आया कि ये ब्लड ऊपर से आ रहा है, मतलब अपर जीआई से आ रहा है या फिर लोअर जीआई से आ रहा है। अब आप कहते हैं मैं आपको आसान करके बताता हूँ, देखो, आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आया कि ये जो ब्लड है ये ड्यूडेनम के ऊपर से आ रहा है
मतलब कि आप स्टमक से आ रहा है, एसोफेगस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, या फिर ये जो ब्लड है ये आपकी इलियम से आ रहा है, ज्यूजिनम से आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से आ रहा है, रेक्टम से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो आप कैसे पता लगाओगे? ये बिल्कुल अपने पल्ले बांध ले, बिल्कुल आसान लफ्जों में बताने लगा हूँ। देखो, जो अपर जीआई का ब्लड होता है ना, अपर जीआई का ब्लड, आप माशाल्लाह बड़ी कॉफी पीते होंगे या आपने कभी चाय पी होगी, तो आपने ब्लैक कॉफी का नाम सुना होगा, या ब्लैक कॉफी, काले कलर की जो कॉफी होती है, ब्लैक कॉफी। अगर तो ब्लड ब्लैक कलर का आ रहा है, ठीक है, अगर तो ब्लड ब्लैक कॉफी कलर का आ रहा है, तो आपने कहना है कि इट इज अपर जीआई ब्लीड। ये जो ब्लड है ये स्टमक से आ रहा है या ड्यूडिनम के ऊपर ऊपर से आ रहा है, मतलब अपर जीआईटी से ब्लड आ रहा है, ठीक है। और अगर जो ब्लड आप मतलब जो उसके स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, अगर वो फ्रेश है, मतलब उसका ब्राइट रेड कलर है, खून का कलर लाल ही होता है ना, तो ब्राइट रेड कलर है, अगर उसका ब्राइट रेड कलर है, तो आपने कहना है कि ये जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग है ये कहाँ से आ रही है, लोअर जीआईटी से आ रही है। अब आप कहते हैं कि यार समझ नहीं आई, लेकिन दोबारा इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो, आपके पास एक मरीज आया है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब, जब मैं वॉशरूम यूज करता हूँ या करती हूँ तो ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब आप ये पहले नंबर पे तो ये गैस करना चाह रहे हैं कि यार ये जो ब्लड है ये ड्यूडिनम के ऊपर से आ रहा है या ड्यूडिनम के नीचे से आ रहा है। अगर तो उस ब्लड का कलर ब्लैक कॉफी कलर है, मतलब काले कलर का बिल्कुल सड़ा हुआ खून है, अगर बिल्कुल सड़ा हुआ खून है, तो वो जो ब्लड है वो अपर जीआई का ब्लड है, ठीक है, वो अपर जीआईटी का ब्लड है। लेकिन अगर अगर वो जो ब्लड है, अगर उसका ब्राइट रेड कलर है, तो वो जो ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है, लोअर जीआईटी से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? लोअर जीआईटी से आ रहा है। अब आप कहते हैं कि यार अच्छा, इसकी थोड़ी सी समझ तो आ गई है, लेकिन बुक वाले ने और लिखा हुआ है। बुक वाले ने ना आपको ना थोड़ी सी घुमाने की कोशिश की है। उसने, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो ब्लैक कॉफी कलर्ड ब्लड होता है, ब्लैक कॉफी कलर्ड ब्लड इन स्टूल, इसकी पूरी मतलब ये ना एक पूरी डेफिनेशन है, ब्लैक कॉफी कलर्ड ब्लड इन स्टूल, कि अगर एक मरीज है और उसके स्टूल में ब्लैक कॉफी कलर्ड ब्लड आ रहा है, तो इस पूरी डेफिनेशन को हम एक टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इस पूरी टर्म का नाम होता है मलीना, ठीक है, इस पूरी टर्म का नाम क्या होता है? मलीना। मलीना का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई डॉक्टर कहे ना कि यार इसको मलीना आ रहा है, तो आपने फौरन समझ जाना है कि इसके स्टूल में ब्लैक ब्लड आ रहा है, इसके स्टूल में ब्लैक ब्लड आ रहा है। अच्छा, ओके। तो जो अपर जीआई का ब्लड होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मलीना कहते हैं। वो हमेशा ब्लैक कलर का होगा, जिस तरह ब्लैक कॉफी का कलर होता है, ठीक है, ब्लैक ब्राउन कलर होगा उसका। लेकिन जो आपका लोअर जीआईटी का ब्लड होता है, जो लोअर जीआईटी का ब्लड होता है ये बिल्कुल फ्रेश होगा। जिस तरह माशाल्लाह आपको नॉर्मल खून होता है, तो ये बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल फ्रेश खून होगा। और इट विल बी ब्राइट रेड कलर। अब आपको पता है कि अगर फ्रेश खून हमारे स्टूल में आना शुरू हो जाए, अगर फ्रेश खून हमारे स्टूल में आना शुरू हो जाए, तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? इस टर्म को हम कहते हैं हिमेटोशीजिया। इसको हम क्या कहते हैं? हिमेटो, ठीक है, हिमेटो। हिमेटो का मतलब क्या होता है? ब्लड। और शीजिया का मतलब क्या होता है? फीसिस, ठीक है। तो हिमेटोशीजिया, हिमेटोशीजिया का मतलब क्या होता है कि फीसिस के साथ अगर क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, लेकिन वो फ्रेश ब्लड है। अगर ब्लैक कलर का ब्लड आ रहा है तो उसको मलीना कहते हैं, और वो अपर जीआई का ब्लड होता है। और अगर हिमेटोशीजिया आ रहा है तो हमें पता चल जाता है कि यार ये ड्यूडनम के नीचे से आ रहा है, ठीक है, ड्यूडनम के नीचे से आ रहा है। तो ये एक बहुत मतलब कॉमन आप यूज करोगे, आपके डेली डेली लाइफ में ये यूज होगा। जब आप हॉस्पिटल में काम करोगे तो आपकी ये डेली लाइफ में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपके पास मरीज आएंगे अल्सर के, वो कहेंगे डॉक्टर साहब ब्लीडिंग हो रही है, तो वो आप कहेंगे कौन क्या कलर है ब्लड का? तो वो कहेगा पता नहीं डॉक्टर साहब ब्लैक्स है। तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसके ना स्टमक से कोई मसला है, या इसकी एसोफेगस में कोई मसला है, या ऊपर कोई मसला है। अच्छा, वो उसके बाद वो कहेगा कि अच्छा जो मरीज है वो कहेगा कि डॉक्टर साहब जो ब्लड है वो बिल्कुल फ्रेश है, जिस तरह एक ताजा खून होता है इस तरह आता है। तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी ना कोई इंटेस्टाइन में मसला है, ड्यूडनम से नीचे नीचे मसला है। तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको लाजमी हर सूरत हाल में आना चाहिए। अब मैं ना आपको बुक पे लेके चलता हूँ, फिर आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी और ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है जो आपकी डेली यूज होना है वो यही है, आपने कलर लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो अच्छा, ये वाला देखें, ये डायग्राम आपकी बुक की डायग्राम है। अब देखें, हमारे पास ना एक लिगामेंट होता है, हमारे पास एक लिगामेंट होता है, और उसको हम कहते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट ऑफ ट्राइएड्स कहते हैं, या ट्रीड्स, जो मर्जी कह लें। जो लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स होता है, इट इज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ड्यूडिनम। ये ड्यूडिनम का एक सस्पेंसरी लिगामेंट है। इसने ड्यूडिनम को लटका के रखना होता है, मतलब कि इसने सपोर्ट करना होता है ड्यूडिनम को। तो इसको हम कहते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स। अब आपने याद रखना है कि ये जो आपकी ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये जो जहां पे आपका लिगामेंट अटैच है ड्यूडिनम के साथ, इससे आगे आगे जितने भी हिस्से होते हैं,
इससे आगे आगे आपका क्या आएगा, ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, रेक्टम, ये सारी चीजें। तो इससे जितनी भी आगे सारी चीजें आती हैं, दे आर ऑल लोअर जीआई, दे आर ऑल लोअर जीआईटी, दे आर ऑल लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। लेकिन ये जो आपका लिगामेंट है, इससे ऊपर ऊपर जितनी भी चीजें हैं, दे आर अपर जीआईटी। इससे ऊपर ऊपर क्या है, अपर जीआईटी है, और इससे नीचे नीचे क्या है, लोअर जीआईटी है। अब अगर एक मरीज है और उसको ब्लैक कलर का ब्लड आ रहा है स्टूल के साथ, या उसमें जो वॉमिटिंग आ रही है उसमें ब्लैक कलर का ब्लड है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो ब्लड है ये स्टमक से आ रहा है या एसोफेगस से आ रहा है। लेकिन अगर अगर मत उस जो ब्लड है वो किस कलर का आ रहा है, फ्रेश, बिल्कुल रेड कलर का है, फ्रेश खून है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ब्लड है ये लोअर जीआईटी से आ रहा है, ये जो लिगामेंट ऑफ ट्राइड्स है उससे नीचे से आ रहा है, उसके नीचे से आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये सबसे अहम पॉइंट है इसमें। अब पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको ये समझ आया, फिर मैं आपको रीड करवाता हूँ एक दफा, जल्दी बताएं। चलें जी, डॉक्टर काशिफ को समझ आ गया है और डॉक्टर तकरीबन सबको समझ आ गया है। ओके, मैं आपको एक दफा इसको रीड करवा देता हूँ क्योंकि बुक ने थोड़ा सा मुश्किल करके लिखा हुआ है। तो ओके ओके, मैं लिगामेंट को रिपीट भी कर देता हूँ। देखिए, उसने ये लिखा हुआ है कि जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग दो तरह की हो सकती है। अपर जीआई ब्लीडिंग भी हो सकती है और लोअर जीआई ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अपर जीआई ब्लीडिंग है या लोअर जीआई ब्लीडिंग है? अगर तो जो ब्लड है, अगर तो जो मरीज है उसके ब्लड में, उसका जो स्टूल है उसमें ब्लड ब्लैक कलर का आ रहा है, और अगर ब्लैक कलर का ब्लड स्टूल में आ रहा हो, तो इस टर्म को हम कहते हैं मलीना। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, मलीना। तो अगर पेशेंट को मलीना आ रहा है तो हम कहेंगे इट इज अपर जीआई ब्लड, इट इज अपर जीआई ब्लड एंड इट ओरिजिनेट्स प्रॉक्सिमल टू, मतलब ये ओरिजिनेट होता है प्रॉक्सिमल टू लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स। या लिगामेंट ऑफ ट्रीड से ये प्रॉक्सिमल होगा, पहले पहले ही होगा, उसके बाद नहीं होगा, उससे पहले पहले होगा। और यूजुअली प्रेजेंट विद हेमेटोमेसिस, या फिर खून की उल्टी आ रही है, ठीक है, या फिर खून की उल्टी आ रही है, या फिर मलीना आ रहा है, तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि इट शी और ही हैज अपर जीआई ब्लीडिंग। और इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड वेरिसियल हेमरेज। अच्छा, मुझे शाबाश, पहले तो मेरे स्टूडेंट ये बताए ना पहले कि जो वेरिसियल हेमरेज है ये कब होता है। एक मरीज है और मतलब किस डिजीज में हमारे पास वेरिसियल हेमरेज हो जाता है? जी डॉक्टर काशिफ, एक्सीलेंट। जो फर्ज करो एक मरीज है और उसको हो गया पोर्टल हाइपरटेंशन, तो हमने ये पढ़ा भी था कि पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या हो सकता है, आपको जो एसोफेगस है, जो एसोफेगस है, इसकी जो वेन्स होती हैं ये डायलेट कर जाती हैं। जब ये डायलेट करती हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमें वेरिसियल हेमरेज होता है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब आपको जिगर का मसला होता है ना, जब आपको जिगर का कोई मसला होता है, आपको खून की उल्टी आती है, और जब आपको खून की उल्टी आ जाती है तो उसके बाद आपका कोई इलाज नहीं होता, फिर आपकी ब्रेक सीधा कब्र में जाके लगेगी। ठीक है, तो डॉक्टर अक्सर ये कह रहे होते हैं कि जब खून की उल्टी एक मरीज को आ जाती है ना, तो समझ लो उसकी लास्ट स्टेज होती है। खून की उल्टी के बाद वो बस गिनती के दिन ही जी सकता है, उसके बाद वो जी नहीं सकता। क्योंकि जो खून की उल्टी होती है ये मोस्ट कॉमनली कब आती है, जब हमारा जिगर बिल्कुल फेल हो चुका होता है, या हमें पोर्टल हाइपरटेंशन इतनी शदीद हो जाती है कि जो हमारी एसोफिजियल वेन्स हैं ये डायलेट कर जाती हैं। ठीक है, तो जो खून की उल्टी है जिसको हम हिमेटमेसिस कहते हैं, इट इज वेरी डेंजरस, और ये मोस्टली 95% ये शो करती है कि जो पेशेंट है वो अपनी लास्ट स्टेज पे है, वो तकरीबन अपनी जिंदगी की आखिरी बहार ही देख रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हिमेटमेसिस है और मलीना है तो अपर जीआई ब्लीड है, और अगर लोअर जीआई ब्लीड है, ठीक है, अगर क्या है, लोअर जीआई ब्लीड है, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो इट इज यूजुअली डिस्टल टू लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स एंड इट यूजुअली प्रेजेंट विद हिमेटोशीजिया। अब हिमेटोशीजिया और उसका फर्क आपको पता चल जाएगा ना। हिमेटोशीजिया का मतलब क्या होता है कि स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है लेकिन फ्रेश ब्लड है, और जो मलीना है, ठीक है, जो मलीना है इसके साथ, इसमें भी स्टूल में ब्लड आ रहा है, लेकिन जो ब्लड है वो क्या है, वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, ब्लैक कलर का ब्लड है। तो इन दोनों में आपको लाजमी फर्क पता होना चाहिए, अगर मलीना है तो अपर जीआई ब्लीड, और अगर हिमेटोशीजिया है तो लोअर जीआई ब्लीड। ये सबसे अहम पॉइंट है इसमें। एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अगर जाहिर बात अगर किसमें इसको हम पढ़ेंगे भी, आईबीडी क्या होता है कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, या डायवर्टिकुलोसिस, या एंजियोडिस्प्लेजिया है। एंजियोडिस्प्लेजिया मतलब कि उसकी जो वेन्स हैं वो खराब हो गई हैं या उनमें कोई मसला आ गया है। हेमरॉइड्स हम पढ़ चुके हैं, हेमरॉइड्स में क्या, हेमरॉइड्स को हम आम जुबान में बवासीर भी कहते हैं। तो मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि हेमरॉइड्स दो तरह की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो जो बवासीर होती है इसमें भी आपको पता है कि स्टूल जब वो पास करता है तो क्या आता है, ब्लड आता है। एनल फिशर, एनल फिशर मुझे जरा बताना शाबाश, के एनल फिशर में सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर था वो क्या था? इज इट रिलेट्स विद हेमरॉइड्स? ऑफ कोर्स ये रिलेट करता है, हेमरॉइड्स के साथ ये रिलेट करता है, वही तो बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ,
अब ये टॉपिक वहां पे दोबारा शुरू हो जाएगा। जो हेमरॉइड्स था, हेमरॉइड्स मैंने बताया था कि बवासीर को हम कहते हैं। फिर मैंने कहा था हेमरॉइड्स होता क्या है। फर्ज करो कि ये आपका मतलब एनस है, ठीक है, ये क्या है, एनस है। और यहाँ पे जो वेन्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं। जो वेन्स होती हैं वो क्या कर जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं हेमरॉइड्स। इसको हम क्या कहते हैं, अभी जो मरीज है उसको क्या हो गई है, बवासीर हो गई है। लेकिन अगर आप फिर भी लो फाइबर फाइबर डाइट खाते हो या थोड़ा सा उस पर प्रेशर आता है, तो अगर ये वेन रप्चर होती है, अगर ये वेन रप्चर होती है तो वेन में क्या होता है, ब्लड होता है। तो जाहिर बात है जब ब्लड बाहर आएगा तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। तो जब वो बेचारा स्टूल पास करेगा तो उसको क्या होगी, या तो ब्लीडिंग होगी, या फिर क्या होगा उसको, जो वेन्स होगी उसकी बाहर निकल आएंगी। तो इसको हम कहते हैं हेमरॉइड्स या फिर बवासीर। ठीक है, तो जो बवासीर है, बवासीर में भी जो ब्लड होता है वो फ्रेश ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का ब्लड नहीं आता। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था एनल फिशर। एनल फिशर हम कहते हैं जी टीयर इन एनोडर्म, कि जो हमारी एनस की स्किन है इसमें टीयर आ जाते हैं, इसमें जख्म बन जाते हैं, सीधी सीधी जख्म से बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं एनल फिशर। और मैंने कहा था कि जो ऐसे लोग जो कि अपनी फाइबर्स नहीं खाते, मतलब कि सलाद वगैरह का यूज नहीं करते खाने में, या सख्त चीजें खाते हैं, या पानी कम पीते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे उनकी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है किसमें, एनल फिशर में या इसमें हेमरॉइड्स में। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है, वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, वो फिर रप्चर हो जाता है या फिर वहां पे जख्म बन जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग क्या होता है। उसके बाद मैं आपको ये एक्सरे दिखा रहा था। अच्छा, अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर करें तो ये आप देखें, ये इसमें क्या है, ये इसमें वो है अपना डायफ्रम। और डायफ्रम के नीचे आपको क्या नजर आ रही है, ब्लैक ब्लैक एरिया नजर आ रहा है ना, ये वाला। ठीक है, ब्लैक ब्लैक जो एरिया नजर आ रहा है, इट इज ब्लैक, क्या हमें नजर आती है, एयर नजर आती है। तो डायफ्रम के नीचे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखें, आप थोड़ा सा गौर करें तो जो आपको एक व्हाइट लाइन नजर आ रही है, ये आपका डायफ्रम है। ठीक है, ये क्या है, डायफ्रम है। और डायफ्रम के नीचे क्या है, एयर है। तो एयर अगर डायफ्राम के नीचे आ जाए तो इसको हम कहते हैं प्लूरोपेरिटोनियम। इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरोपेरिटोनियम कहते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें जो पेन होगी वो रेफर्ड होगी हमारे शोल्डर की तरफ। ठीक है, हमारे शोल्डर की तरफ क्या होगी, पेन रेफर्ड होगी। ठीक हो गया, बाकी मैंने जो चीजें आपको बताई हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं फिर आपको क्लियर करना चाहूंगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, जो ड्यूडिनल अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर मोस्ट कॉमन कहाँ पे बनता है, ड्यूडिनल अल्सर मोस्ट कॉमन कहाँ पे बनता है, इंटीरियर वॉल पे। मोस्ट कॉमन कहाँ पे बनता है, इंटीरियर वॉल पे। पहला एमसीक्यूज, ये एक एमसीक्यूज है एनएलई का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यूज। दूसरा एमसीक्यूज, कि जो आपका हेमरेज है, अगर हम हेमरेज के हवाले से देखें तो हेमरेज में ड्यूडिनल अल्सर है, इस कौन सी मतलब कौन सी वॉल है उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होंगे हेमरेज के। तो पोस्टीरियर में ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू इंटीरियर में। लेकिन अगर आपसे बात करें परफोरेशन की, कि परफोरेशन में सबसे ज्यादा किसके चांस होंगे, तो आपने कहना है इंटीरियर वॉल के ज्यादा चांसेस होंगे एज कंपेयर टू पोस्टीरियर, एज कंपेयर टू पोस्टीरियर। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है।